घर वापस जाने के लिए मुझे 8 घंटे की ड्राइव करनी थी। मैं अपने पापा के जन्मदिन पर उनसे मिलने गया हुआ था, लेकिन अब मुझे हर हाल में घर पहुंचना था। अगले दिन मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए अगर मैं सुबह तक घर नहीं पहुंचता तो मेरी हालत बहुत खराब होने वाली थी। ऊपर से मौसम भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। जो हवा पहले हल्की सी चल रही थी, अब लगातार चीखती हुई आंधी में बदल चुकी थी। उसके तेज झोंके मेरी कार को इस तरह हिला रहे थे कि कई बार लगा जैसे मैं सड़क से ही उतर जाऊंगा। बारिश की बूंदें सनरूफ पर इतनी जोर से पड़ रही थीं कि रेडियो की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। करीब 6 घंटे ड्राइव करने के बाद मुझे सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। आगे एक दूसरी कार पहले से रुकी हुई थी और उन्होंने इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन मेरे पास वहां रुकने का समय नहीं था, इसलिए मैंने एक छोटी सी सड़क से जाने का फैसला किया। आखिर यह मिनेसोटा का ग्रामीण इलाका ही तो था, इससे बुरा क्या हो सकता था। सड़क पर डामर से ज्यादा गड्ढे थे, लेकिन मेरा जीपीएस अभी भी सही रास्ता दिखा रहा था। उसके हिसाब से यह रास्ता लगभग 20 मिनट लंबा था, लेकिन मुझे लगा कि पेड़ हटने का इंतजार करने से तो यह फिर भी जल्दी होगा। एक मोड़ पार करते ही मेरे सामने लंबी सड़क का एक हिस्सा आ गया, जहां से दूर तक फैला हुआ ग्रामीण इलाका दिखाई दे रहा था। बाईं तरफ गेहूं का खेत था और दाईं तरफ घना पाइन का जंगल। अंधेरा इतना था कि आगे कोई है या नहीं यह भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। मैं सीट पर थोड़ा पीछे टिक गया और सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर अचानक मुझे एक कार दिखाई दी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने तुरंत कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उससे टकरा गया और उसकी एक टेल लाइट टूट गई। मैं लगभग 20 फीट आगे जाकर पूरी तरह रुक गया। पीछे मुड़कर देखते हुए मैंने अपने होंठ दबा लिए। मैं चाहता तो आगे निकल सकता था और बात वहीं खत्म हो जाती, या फिर अपने इंश्योरेंस की जानकारी छोड़ सकता था। मैंने ग्लव कंपार्टमेंट में तलाश की, एक कागज निकाला, उसे जैकेट के नीचे दबाया और कार से बाहर निकल गया। मैं उस खड़ी हुई कार की तरफ बढ़ा। वो गहरे बेज रंग की एक पुरानी सेडान थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीधे 90s के दशक से निकालकर यहां खड़ा कर दिया गया हो। मैं किसी की चीजों में झांकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी नजर एक अजीब बात पर पड़ गई। उसकी पिछली सीट पर कम से कम 3 डफल बैग रखे हुए थे। मैंने अपना कागज निकाला और उसे वाइपर के नीचे रख दिया। साथ ही माफी के तौर पर $20 भी छोड़ दिए। मैं अपनी कार की तरफ वापस लौट रहा था, तभी मैंने किसी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन मैंने कुछ चीजें नोटिस की। उसके कंधे पर मिट्टी से सना हुआ फावड़ा था और हाथ में एक और डफल बैग था। मतलब अब कुल 4 बैग हो चुके थे। अचानक मेरे मन में बेचैनी सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। वो आदमी उस तूफानी बारिश के बीच कहीं खुदाई कर रहा था और मुझे नहीं लगा कि वो चाहता होगा कि कोई उसे ऐसा करते हुए देखे। मैं जल्दी से बारिश से निकलकर अपनी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने चाबी लगाई और इंजन स्टार्ट किया। इंजन ने एक अजीब सी घुटी हुई आवाज निकाली, जैसे बंद होने वाला हो, लेकिन वो चालू रहा। तभी किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। मैं एस्केलेरेटर दबाकर वहां से भाग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने सर घुमाया और देखा कि लगभग 50 साल का एक सख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसकी घनी मूछें थीं और सर पर काली बेसबॉल कैप थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर ऐसा दिखाना चाहता हो कि उसे कोई पहचान ना पाए। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसने हाथ घुमाकर इशारा किया। तुम्हारे भागने से पहले जरा छोटी सी बातचीत कर लेते हैं, उसने कहा। बस 2 मिनट लगेंगे। मैंने खिड़की नीचे कर दी। अब मुझे समझ आने लगा था
कि अगर मैंने जरा भी गलती की तो मामला कितना खतरनाक हो सकता है। हम एक सुनसान सड़क पर थे, मौसम खराब था और किसी को भी नहीं पता था कि मैं यहां हूं। और वो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था जो समझदारी से बात करने में दिलचस्पी रखता हो। सॉरी अबाउट द टेल लाइट, मुझे आपकी कार दिखी ही नहीं, मैंने कहा। क्या आप वो पिस्तौल नीचे कर सकते हैं? उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता। उसने खुले हुए शीशे से हाथ अंदर डाला और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शायद अगर मैं कुछ अचानक करूं तो बच निकलूं। मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा, उसने कहा। मामला बहुत बेकार हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं बस यहां से गुजर रहा था। मुझे यकीन है कि तुमने कुछ नहीं देखा। अब बाहर आओ। जब बंदूक की नली सीधे आपकी तरफ हो तो बात मान लेने में ही समझदारी होती है। मैं कार से बाहर निकल आया। मेरा गला सूख गया था और मेरी सारी इंद्रियां जैसे अचानक बहुत सतर्क हो गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि खून तेजी से सर की तरफ दौड़ रहा है। मुझे नहीं पता आपको क्यों लगता है कि मैंने कुछ देखा है। मैंने बस एक डफल बैग और एक फावड़ा देखा था। मैं तो आपको जानता तक नहीं। बस इधर चलो, उसने सड़क के किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने नंबर प्लेट तक नहीं देखी। सच कहूं तो मैं आपको भी ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। इतनी बारिश हो रही है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। उसने पाइन के जंगल की तरफ किसी चीज की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा आगे झुका और ध्यान से देखने लगा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ पाइन के पेड़ और बारिश थी। तभी मुझे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो मुझे बस एक जगह खड़ा रखना चाहता था। उसके गोली चलाने से पहले मुझे सर घुमाने का मौका भी नहीं मिला। अब ज्यादातर कहानियां यहीं खत्म हो जाती, और सच कहूं तो ऐसा होना बिल्कुल समझ में आता है। मैं उस आदमी को मुश्किल से जानता था और मुझे यह भी नहीं पता था कि उसने किया क्या था, लेकिन वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने बिल्कुल करीब से मेरे सर में गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन बाद में मैं कुछ बातें समझ पाया। उसने मेरी कार को एक झील में धकेल दिया और मुझे उस सड़क के पूर्वी हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर बने खेत में एक उथली कब्र में दफना दिया। इसे इस तरह लिखते हुए सब कुछ अजीब सा लगता है, जैसे ये सब मेरे साथ हुआ ही नहीं, जैसे ये किसी और के साथ हुआ हो। लेकिन मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। उसने मुझे मार डाला और मुझे आज तक नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। समय के हिसाब से देखा जाए तो ये सब बस एक पलक झपकने जितना लगा। एक पल तेज चमक और धमाके की आवाज आई और अगले ही पल मैं मिट्टी अपने फेफड़ों में खींच रहा था। मैं लगभग वहीं दम घुटने से मर ही गया था। पहली सांस खट्टी और कड़वी थी, मिट्टी की गंध और स्वाद से भरी हुई। मैं हाथ पैर मारता रहा जब तक कि मेरी उंगलियों को खुली हवा महसूस नहीं हुई। फिर मैंने खुदाई शुरू कर दी। मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, लेकिन मेरे मुंह में सिर्फ मिट्टी और घास जा रही थी। आखिरकार मेरा चेहरा जमीन की सतह से बाहर निकल आया। मैं हाँफते हुए रात की ठंडी हवा अंदर खींचने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अब भी उस आवाज से हैरान था, वो गोली चलने की आवाज। ऐसा लग रहा था कि बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। मैं एक खेत में खड़ा था। वो पाइन के जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खुला मैदान था और उसके चारों तरफ अजीब रंग के सूरजमुखी के फूल लगे हुए थे। शायद उनका असली रंग सफेद था
लेकिन चांदनी में वो हल्के नीले दिखाई दे रहे थे। मेरे पास बस वही कपड़े थे जो मैंने पहन रखे थे। वो मेरा फोन, कार की चाबियां, स्मार्ट वॉच, सब कुछ ले गया था। पहले तो मुझे लगा कि उसने मुझे जिंदा दफना दिया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहां मैं दबा हुआ था ठीक वहीं एक क्रॉस लगा हुआ था। वो बहुत ही साधारण था। लकड़ी के 2 टूटे हुए तख्तों को कीलों से जोड़ा गया था। असल में वो क्रॉस से ज्यादा एक प्लस के निशान जैसा लग रहा था। लेकिन आखिर कैसा हत्यारा अपने शिकार को जिंदा छोड़ देता है और उसकी कब्र पर निशान भी लगा देता है। तभी अचानक मुझे एक बात समझ आई। उसने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा था, उसने मेरे सर के पीछे गोली मारी थी। मैंने अपना सर पीछे से आगे तक टटोल कर देखा, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक छोटा सा निशान तक नहीं था। शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता था। आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? मैं ठीक कैसे हो सकता था? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैंने बस एक दिशा चुनी और चल पड़ा। अंधेरा था, लेकिन चांदनी थोड़ी मदद कर रही थी। उस अजीब मैदान की तरफ पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे वो डरावने सूरजमुखी मेरी तरफ घूम रहे हों। सबसे पहले मुझे पुलिस तक पहुंचना था। वो आदमी बहुत खतरनाक था। मुझे समय भी याद था और उसका चेहरा भी अच्छी तरह याद था। बाकी सब पुलिस खुद संभाल लेती। करीब 20 मिनट चलने के बाद मैं एक सड़क तक पहुंचा। मुझे लगा शायद यही वो सड़क थी जहां मेरी उससे मुलाकात हुई थी, या फिर शायद मिनेसोटा के ग्रामीण इलाकों की सारी सड़कें एक जैसी ही दिखती हैं। 2 घंटों में उस सड़क पर सिर्फ एक ही कार मेरे पास से गुजरी, और वो भी किसी अनजान राहगीर को लिफ्ट देने के मूड में नहीं थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस आदमी ने यही जगह क्यों चुनी थी। ये सचमुच दुनिया से कटी हुई जगह थी। मेरा वहां पहुंच जाना मेरी बदकिस्मती थी। मैं गलत समय पर गलत जगह था। मैं काफी देर से उस सड़क पर चल रहा था, तभी पीछे से आती 2 हेडलाइट्स धीरे होने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मध्यम उम्र की महिला पिकअप ट्रक चला रही थी। तुम रास्ता भटक गए हो क्या? उसने आवाज लगाई। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने अपनी खाली जेबें दिखाते हुए कहा। मुझे लूट लिया गया है। तुम तो ठीक हो ना? उसने पूछा। ज्यादा नहीं। कोई नशा वशा तो नहीं किया है? काश किया होता। वो हल्का सा हंसी और दूसरी तरफ झुककर पैसेंजर वाला दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठ जाओ। जैसे ही मैं सीट पर बैठा, मेरी आंखें भारी होने लगीं। कार की गर्माहट ऐसी लग रही थी जैसे मेरी हड्डियां पिघल रही हों और पूरा शरीर मक्खन बन गया हो। मैं लगभग वहीं सो ही गया था। लगता है तुम्हारी रात बहुत बुरी गुजरी है, उसने कहा। तुम्हें जाना कहाँ है? पुलिस के पास। क्या आप उन्हें फोन कर सकती हैं? कर तो सकती हूं, लेकिन सुबह से पहले कोई नहीं आने वाला, जब तक मामला बहुत जरूरी ना हो। मामला काफी जरूरी है। देखो, ना तुम्हारी चोट लगी है और ना ही किसी और को। सुबह से पहले पुलिस नहीं आएगी। मैं बस इतना कह रही हूं। मैंने चेहरे से मिट्टी साफ की और सर हिला दिया। तो फिर सबसे नजदीकी मोटल कहाँ है? अरे नहीं, मेरे बच्चे का कमरा खाली है। एक रात वहां रुक सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका नाम मैरी एन था। वो पास के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करती थी और उस रात अपने सहकर्मियों के साथ समय बिताकर घर लौट रही थी। वो एक सिंगल मदर थी और उसका बच्चा बड़ा होकर घर छोड़ चुका था, इसलिए उसे किसी जरूरतमंद अजनबी को एक रात के लिए कमरा देने में कोई परेशानी नहीं थी। मुझे लगता है कि मैरी एन
और उस आदमी के बीच जिसने मेरे सर में गोली मारी थी। मैं मिनेसोटा के ग्रामीण इलाकों में मिलने वाले दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों से मिल चुका था। उसने मुझे रात के लिए अपने गैरेज के पास वाला कमरा दे दिया। मैं नहाया और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मैरी एन के पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए बचा हुआ खाना गर्म कर दिया। हमने थोड़ी देर इस बारे में बात की कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मैं जमीन के अंदर दफन होने के बाद बाहर निकल कर आया हूं। इसलिए मैंने बस इतना कहा कि किसी ने मुझे बंदूक दिखाकर लूट लिया था और मेरी कार चुरा ली। उस रात नींद बिल्कुल सुकून भरी नहीं थी। चाहे मैं कितना भी आराम से लेटा हूं, मेरा दिल शांत नहीं हो रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी भी पल भागना पड़ सकता है, जैसे खतरा अभी भी मेरे बिल्कुल पास हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बार बार बंदूक की क्लिक सुन रहा हूं और हर बार उस गोली का इंतजार कर रहा हूं जो मेरी गर्दन के पास से गुजरते हुए जलन छोड़ जाएगी। अगली सुबह मैरी एन ने नाश्ता बनाया। उसे बातें करना पसंद था और नाश्ता बनाते समय तो वो और भी मिलनसार होती जा रही थी। वो सड़क मुसीबतों से भरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां मुझे जो चीजें मिली हैं उनमें तुम सबसे बुरे नहीं हो। ओह, अच्छा। हाँ, क्या तुमने एक मिनट। उसने तौलिए से हाथ पहुंचे और अपना फोन मुझे दे दिया। फोन में एक सोशल मीडिया पोस्ट खुला हुआ था जो एक मरे हुए आदमी के बारे में था। मैंने उसे पहचान लिया। वो वही आदमी था जिसने मुझे गोली मारी थी। पोस्ट में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना लिखा था कि वो 2 हफ्तों में 71 साल का होने वाला था और उसकी अचानक अपनी कार में मौत हो गई थी। नीचे दर्जनों लोगों ने लिखा था कि वो उसे कितना याद करेंगे और वो कितना अच्छा इंसान था। मुझे लगा कि शायद उन्हें उसकी दूसरी गतिविधियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अच्छे लोग दूसरे अच्छे लोगों के सर में गोली नहीं मारते। लेकिन फोन लौटाने से पहले मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। टाइम के ठीक पास तारीख पर 31 दिन बीत चुके थे। मैं संतरे का जूस पीते पीते लगभग खांस गया। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही थी। इसका कोई मतलब नहीं बनता था। 31 दिन। मैंने धीरे से मैरी एन का फोन उसे वापस दे दिया। मैं अपने दिमाग में हर संभावना के बारे में सोचने लगा। मैं अपनी मां को फोन करना चाहता था, लेकिन मुझे उनका नंबर याद नहीं था। वो नंबर मेरे फोन में सेव था और मेरा फोन अब मेरे पास नहीं था। और वैसे भी मैं उन्हें बताता क्या? आखिर आप किसी से ऐसे थोड़े कह सकते हैं कि आप जमीन में दफन होने के बाद बाहर निकल कर आए हैं और उस बात को 31 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा कि पहले थोड़ी जानकारी जुटा लेता हूं। पुलिस के पास जाने से पहले ये समझने की कोशिश करूं कि आखिर हुआ क्या था। शायद इस सब के पीछे कोई तार्किक वजह हो। शायद मैं ही उसे समझ नहीं पाया था, और अगर ऐसा था तो थोड़ा समय लगाकर जानकारी जुटाना पागल लगने से कहीं बेहतर था। थैंक्स, मैंने कहा। क्या आपको पता है ये आदमी कहाँ रहता है? तुम उसे जानते हो? हाँ, कुछ कुछ, बस जान पहचान थी। हाँ, मुझे पता है। अगर चाहो तो मैं उसका घर दिखा सकती हूं। मुझे उसके बारे में और जानना ही था। इस समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और इस उलझन को सुलझाने से पहले मुझे कम से कम कुछ जवाब चाहिए थे। अगर मुझे पता चल जाए कि उस आदमी ने मेरे सर में गोली क्यों मारी, तो शायद मैं पुलिस के पास कुछ ठोस जानकारी लेकर जा सकता था। 31 दिन आखिर कैसे बीत गए, ये सवाल फिलहाल इंतजार कर सकता था। मैरी एन
मुझे शहर के बीच वाले इलाके में ले गई। मुझे उस शहर का नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटा था। बस एक ऐसी सड़क के किनारे बने घरों का एक समूह जहां थोड़ी बहुत आवाजाही रहती थी। उन 31 दिनों में मौसम देर वाली पतझड़ से शुरुआती सर्दियों में बदल चुका था और ये साफ दिखाई भी दे रहा था। सुबह की जमी हुई बर्फ पेड़ों से धीरे धीरे पिघल रही थी। वो मेन स्ट्रीट से हटकर एक छोटी सी सड़क पर मुड़ी जो एक पहाड़ी की ओर जाती थी। जिस घर को हम ढूंढ रहे थे वो दूर से ही अलग दिखाई दे रहा था। लाल सजावट वाला वो इकलौता सफेद घर था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े शेड ने एक कैंडी केन निकल ली हो। बहुत बदसूरत। ये साफ था कि वहां काफी समय से कोई नहीं आया था। कुछ बच्चों ने उसकी खिड़कियां तोड़ दी थी। आंगन में खड़े कुछ पेड़ों की लंबी परछाइयां मिट्टी पर फैल रही थी और सुबह की धूप को और उभार रही थी। हवा में छोटे शहरों वाली एक जानी पहचानी गंध थी। गीली मिट्टी, पिघली हुई बर्फ और डीजल की महक। मैंने मैरियन का धन्यवाद किया और उसने मुझे $50 थमा दिए। सड़क के नीचे एक मोटेल है। अगर तुम्हें कहीं ठहरना हो तो वहां कुछ कमरे खाली मिल जाएंगे। भगवान उस महिला का भला करे। जैसे ही वो वहां से चली गई, मैं उस घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताले टूटे हुए थे और दीवारों पर स्प्रे पेंट से कुछ निशान बने हुए थे। तेज हवाओं ने दरवाजे को इतना झकझोर दिया था कि वो मुश्किल से अपनी कुंडियों पर टिका हुआ था। घर का अंदरूनी हिस्सा बहुत फीका और बेरौनक था। साफ पता चल रहा था कि वो आदमी अकेले रहने वाला इंसान था। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई पालतू जानवर नहीं और सजावट नाम की भी कोई चीज नहीं थी। रसोई की मेज पर खाली प्लेटें रखी थी। फ्रिज में देखा तो आधा बचा हुआ बियर का पैक और अचार का एक जार था। बस इतना ही सामान था। घर लगभग खाली था। अगर वो आदमी 71 साल का होने वाला था तो वहां कहीं भी लंबी जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। सच तो यह था कि वहां किसी भी चीज के निशान नहीं थे, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि लोग घर की तलाशी ले चुके थे। फर्नीचर इधर उधर खिसकाया गया था और कुछ टूट भी चुका था। फर्श पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने लकड़ी के तख्ते उखाड़ने की कोशिश की हो। मैं घर में इधर उधर घूमता रहा, बिना ये जाने कि मुझे ढूंढना क्या है। मुझे लग रहा था कि अगर मुझे पता चल जाए कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की तो शायद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा उस पोस्ट में लिखा था, वो बस अचानक मर गया था। यह मानना मुश्किल था कि शायद मैं सचमुच गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। शायद मुझे कभी सच्चाई पता ही ना चले। फिर भी जो उसके साथ हुआ वो कहीं ना कहीं उसका हकदार था। कारण चाहे जो भी हो, आप किसी को यूं ठंडे दिमाग से नहीं मार सकते। उस घर से निकलने के बाद भी एक सवाल मेरे साथ बना रहा, आखिर मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? बार बार वही बात सोचते रहने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सोचा कि मोटल में एक कमरा लेता हूं, पुलिस से संपर्क करता हूं और फिर घर के लिए निकल जाता हूं। मेरे परिवार वाले मेरी चिंता में पागल हो रहे होंगे। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं इस सब में इतना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन ये बात मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आखिर कोई उथली कब्र में जागने का अनुभव कैसे भूल सकता है? ऐसी चीजें भूली नहीं जाती। मैं मैरियन के बताए रास्ते पर चला और एक कंकरीली पगडंडी तक पहुंचा। वो लंबा घुमावदार रास्ता एक पहाड़ी के ऊपर से होता हुआ पाइन के जंगल के बीच से गुजर रहा था। दूर मुझे एक अजीब पेड़ दिखाई दिया, एक सूखा हुआ बिना पत्तों वाला ओक का पेड़। मैंने सोचा थोड़ा रुककर आराम कर लिया जाए। उसकी एक जड़ खुद के चारों ओर मुड़ गई थी, जिससे वो बैठने के लिए बिल्कुल सही जगह बन गई थी।
मैं वहां बैठकर ये सोचने लगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जब मैं गहरी सोच में होता हूं तो मेरी एक आदत है, मैं अपनी बाईं तर्जनी उंगली से किसी चीज को बार बार खुरचता रहता हूं। किसी खुरदुरी सतह पर उंगली फेरने का एहसास मेरे दिमाग को अजीब तरह से शांत कर देता है। इसलिए वहां बैठकर आगे की योजना सोचते हुए मैं वही करने लगा। मैं पेड़ की छाल को हल्के हल्के खुरच रहा था, लेकिन ठीक उसी जगह पहले से ही किसी ने छाल को घिसकर हटा दिया था। मैंने उंगली पीछे खींची, उस पर पेड़ का चिपचिपा रस लगा हुआ था। कोई पहले भी ठीक इसी जगह बैठा था और वो भी ठीक उसी तरह उस जगह को खुरच रहा था जैसे मैं कर रहा था। ये सच में बहुत अजीब था। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं मेन रोड के पास बनी 2 इमारतों तक पहुंचा। वहां एक मोटेल था और उसके बगल में एक सुपरमार्केट था। मोटेल के बाहर एक महिला खड़ी सिगरेट पी रही थी। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी, तो मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तुम अपना सामान लेने आए हो? उसने पूछा। क्या? मैंने कहा। तुम्हारा सामान, अगर नहीं लोगे तो मैं उसे फेंक दूंगी। हाँ हाँ, ले लूंगा, सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस सामान की बात कर रही थी, लेकिन यह साफ था कि वो मुझे पहचानती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसने मुझे पहले देखा था और उसे इस बात का पूरा भरोसा था। इतना ज्यादा कि एक पल के लिए मुझे खुद ही शक होने लगा कि क्या मैं सचमुच उससे पहले मिल चुका हूं। मैं मोटेल के बाहर उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके सिगरेट खत्म करने का इंतजार करने लगा। उसने मुझे अपना सामान पीछे छोड़ देने के लिए अच्छी खासी डांट लगाई। उसके अनुसार खोए हुए सामान रखने की जगह की भी एक सीमा होती है। मैंने माफी मांगी, जिससे माहौल थोड़ा शांत हो गया। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं किसी बड़े शहर के घमंडी आदमी की तरह बहस करूंगा। उसने कहा कि मेरे पास कमरा खाली करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है और फिर उसने मुझे चाबी थमा दी। मैं जल्दी जल्दी गलियारे से होता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। उस कमरे के बाहर खड़े होकर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अंदर क्या मिलने वाला है। मैं पहले कभी वहां आया ही नहीं था। मैंने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानती है, या कम से कम उसने मुझे पहले कहीं देखा जरूर था। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यहाँ कोई रह रहा था। कुछ कपड़े और कुछ छोटी मोटी चीजें बेड के पास रखी मेज पर बिखरी हुई थी। ज्यादा देर नहीं लगी और मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। उस कमरे में रखे कपड़े मेरे ही नाप के थे। बाथरूम में हरे रंग के प्लास्टिक केस में एक टूथब्रश रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हमेशा रखता हूं। और इससे एक सवाल खड़ा हो गया, क्या मैं पहले वहां रह चुका था? मैंने एक छोटी सी जांच करने का फैसला किया। अगर मैं सच में वहां रह चुका था तो मेरा फोन बिस्तर के पास कहीं छिपा हुआ होना चाहिए था। पहले कुछ बार होटल स्टाफ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी होने के बुरे अनुभव हो चुके थे, इसलिए मैं बिस्तर के किनारे झुककर टटोलने लगा और मेरा फोन वहीं था। मुझे मेरा फोन दीवार और बिस्तर के बीच फंसा हुआ मिल गया, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज मुझे उसके नीचे मिली। एक काला धातु का डिब्बा जिस पर 4 अंकों वाला कोड लगा था। मैंने दिमाग में आया पहला 4 अंकों का कोड डाला और हैरानी की बात यह थी कि वो खुल गया। उसके अंदर एक बंदूक, 6 गोलियां, लगभग 40-100 डॉलर के नोट और एक नोटबुक रखी हुई थी। मैं उससे आगे कुछ और देख पाता, उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम्हारा काम हो गया? महिला ने पूछा। सॉरी, थोड़ा समय और लगेगा। क्या तुम रुकने वाले हो? अगर मैं रुकूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? पैसे दोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर,
रुक सकते हो? मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। जो कुछ अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश करने लगा। मुझे कैसे पता था कि वो डिब्बा वहां होगा, और मुझे उसका कोड कैसे मालूम था? मैं उस कमरे में पहले कैसे रह चुका था, जबकि मुझे उसकी कोई याद ही नहीं थी? इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन सबूत मेरे हाथों में था। कहीं ना कहीं जवाब जरूर थे। मैंने कुछ दिनों के लिए वो कमरा बुक किया और खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया। मैंने सारे कपड़े इकट्ठा किए और कमरे के हर कोने की तलाशी ली, ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि कहीं कुछ और न छुपा हो। वो अजीब एहसास था, जैसे मैं खुद ही अपने छोड़े हुए निशानों का पीछा कर रहा हूं। लेकिन मैं तो कभी यहां आया ही नहीं था। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे खेत में आंखें बंद हुई और वहीं खुल गई। आखिर मुझसे छूट क्या रहा था? सन्नाटा तोड़ने के लिए मैंने टीवी चालू छोड़ दिया। फिर मैंने फोन देखा। उसमें कुछ आउटगोइंग कॉल्स थी। कुछ बहुत छोटी थी, कुछ थोड़ी लंबी। उनमें से कुछ कॉल्स उस समय की थी जब मुझ पर हमला हुए 10 से 15 दिन हो चुके थे, यानी उस समय की जिसका हिसाब मेरे पास नहीं था। मेरी जिंदगी के 30 दिन जैसे गायब हो गए थे, लेकिन उन दिनों में कुछ ना कुछ हुआ जरूर था। कुछ टेक्स्ट मैसेज भी थे। ज्यादातर लोग बस मेरी चिंता कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मैं ठीक हूं या नहीं। इस फोन से कुछ जवाब भी भेजे गए थे, लेकिन बहुत कम। वो छोटे छोटे मैसेज थे जिनमें बस लिखा था, मैं ठीक हूं। लेकिन एक मैसेज सबसे अलग था। वो मेरी छोटी बहन का था। उसने लिखा था, सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो? उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया गया था। मर चुका हूं? मैंने तुरंत उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन डिस्कनेक्टेड था। या तो सेवा बंद कर दी गई थी या फिर बिल नहीं भरा गया था। जो भी वजह हो, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। आखिर में मैंने नोटबुक खोलने का फैसला किया। उसमें तारीखों के साथ नोट्स लिखे हुए थे, जो मेरी कथित मौत के लगभग 21 दिन बाद से शुरू होते थे। उसमें लिखा था कि मैं नीले सूरजमुखी वाले एक खेत में जागा था, भ्रमित था और मदद ढूंढ रहा था। उसमें यह भी लिखा था कि एक नीली वैन वाले बूढ़े आदमी ने मुझे शहर तक छोड़ा था। बाकी नोट्स में लिखा था कि मैं अपने हमलावर के बारे में लोगों से पूछताछ कर रहा था, लेकिन हर बार पता चलता था कि वो पहले ही मर चुका है। ऐसा लग रहा था कि हर बार मेरी पहली प्रतिक्रिया उसी आदमी को ढूंढने की होती थी जिसने मुझे मारा था, और हर बार मुझे पता चलता था कि वो पहले ही मर चुका है। इन नोट्स में जिस अनुभव का जिक्र था वो लगभग मेरे अनुभव जैसा ही था। खेत में जागना, मोटल तक पहुंचना और अपने हमलावर के घर की तलाश करना। शायद वहीं मुझे बंदूक और पैसे मिले थे। शायद घर को बच्चों ने नहीं उजाड़ा था। शायद वो मैंने ही किया था। नोट्स में एक छोड़े गए लेटर का भी जिक्र था। उस लेटर में बस इतना लिखा था कि उसे अफसोस है। आगे और भी नोट्स थे, तारीखें, घटनाएं, आपस के कनेक्शन। मैंने एक खाली पन्ना खोला, पेन उठाया और सब कुछ समझने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि सिर में गोली लगने के लगभग 10 दिन बाद मैं पहली बार उस खेत में जागा था। मैंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो 1 हफ्ते से भी पहले मर चुका था। नोटबुक के अनुसार वो आदमी या तो उसी रात मरा था जिस रात मैं मरा था, या फिर उसके अगले दिन। फिर 20वें दिन मैं दोबारा उसी तरह एक खेत में जागा। मैं फिर उस आदमी को ढूंढने शहर पहुंचा, लेकिन वो पहले से ही मर चुका था। उसके बाद के कुछ दिन मैंने इसी मोटल में खुद को बंद करके बिताए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने कई कॉल किए, मैसेज भेजे और कुछ ईमेल भी किए, लेकिन हर जगह मुझे यही बताया गया कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया है।
नोटबुक के अनुसार 19वें दिन मैं खुद पुलिस स्टेशन तक गया था और वहीं गिर पड़ा था और वहीं मैं फिर से मर गया था। कोरोनर की रिपोर्ट के अनुसार मेरे सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। नोट्स में मुझे दोस्तों और परिवार से संपर्क ना करने की चेतावनी दी गई थी। उनकी नज़र में मैं मर चुका था। उनसे बात करने पर ऐसे सवाल उठते जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैं मरा हुआ नहीं था। मैं वहीं बैठा था और अपनी ही लिखी हुई वो नोटबुक पढ़ रहा था। जितनी भी जानकारी मैं जुटा पाया था उससे एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा था। हर 10 दिन बाद मैं उसी खेत में जाग जाता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगता था कि अभी अभी उस आदमी ने मुझे मार दिया है और फिर मैं या तो मदद ढूंढने निकल पड़ता या बदला लेने, लेकिन तब तक वो आदमी पहले ही मर चुका होता था। दुनिया आगे बढ़ चुकी होती थी, लेकिन उन नोट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मैंने अपने किसी दूसरे वर्जन को देखा हो। तो फिर मेरे हर वर्जन के साथ आखिर होता क्या था? क्या वो सब बस मर जाते थे? आखिरी नोट में शायद उसका जवाब छिपा था। उसमें बस इतना लिखा था, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। मैं आराम नहीं कर पाया हूं और अब चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपनी उंगलियां दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। मेरे पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी हैं। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं अपने पहले वाले रूप को देख रहा हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं जो ये पढ़ रहा है। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है और इसे साबित करने के लिए मैं उस जगह एक क्रॉस लगाऊंगा। वो पहली चीज होगी जो तुम्हें दिखाई देगी। वो क्रॉस उस बूढ़े आदमी ने नहीं लगाया था, उसे मैंने लगाया था। फिलहाल यही सबसे मजबूत थ्योरी थी। हर 10 दिन बाद मैं उसी खेत में जागता था और उसके 9 या 10 दिन बाद मैं मर जाता था, ताकि मेरा एक नया रूप फिर से उसी खेत में जाग सके और यह चक्र दोबारा शुरू हो जाए। मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने नोटबुक के हर पन्ने को बार बार पढ़ा, किसी जवाब की तलाश में। उसमें लाइब्रेरी जाने, स्थानीय कहानियों के बारे में लोगों से बात करने और उन अजीब सूरजमुखियों का जिक्र था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। बस अधूरे सुराग और धुंधली बेकार बातें थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। मेरा पहला रूप डर और उलझन में भटकता रहा और मर गया। दूसरे रूप ने सब समझने की कोशिश की, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता था जो वो दोनों नहीं कर पाए? और क्या इसका मतलब ये था कि मैं भी 1 हफ्ते के अंदर मरने वाला था? मेरे दिमाग में आने वाला हर विचार पहले से ही उस नोटबुक में लिखा हुआ था। वो सब पहले ही आजमाया जा चुका था और सब असफल हो चुका था। मैं उस मैदान की मिट्टी की जांच कर चुका था। मैं स्थानीय लोगों से बातें कर चुका था। मैं ऐसी ही कहानियों और लोक कथाओं पर शोध कर चुका था। मैंने खुद को फिर से उसी मिट्टी में दफनाने की कोशिश भी की थी, जैसे शायद किसी तरह पीछे लौट सकूं, लेकिन नहीं। मुझे उन फूलों के बीच दफनाया गया था और वो किसी भी कीमत पर मुझे वापस लाना बंद नहीं कर रहे थे। और ये लगभग हर 10 दिन में होता था। मैंने पूरा दिन इन सबको जोड़ने की कोशिश में बर्बाद कर दिया। रात करीब 9 बजे मैं उसी नोटबुक को हाथ में पकड़े पकड़े सो गया। नींद बार बार टूटती रही और अजीब बेचैन करने वाले विचार आते रहे। मैं बार बार उसी पहली सांस की कल्पना कर रहा था जब मैं मिट्टी तोड़कर कब्र से बाहर निकला था। गोली की आवाज के बाद कानों में बजती हुई तीखी गूंज थी, लेकिन मेरे सपनों के अंधेरे में और भी चीजें थी। उस घर की ओर भागते हुए मेरे कदमों की आवाज, बेचैनी में पूरे घर की तलाशी लेना और अंत में बस एक बंदूक और एक लेटर मिलना। कुछ बच्चों को इतना डरा देना कि वो भागते समय अपने स्प्रे कैंस तक गिरा दें। फिर मेरे कानों में लोगों के
रोने और चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसे सवाल जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हर तरफ निराशा थी और वो मेरे सीने में ऐसी गांठ बनती जा रही थी जिसे कोई भी सांत्वना नहीं खोल सकती थी। फिर मुझे एक झील दिखाई दी। दर्द करते हुए जोड़ महसूस हुए। एक आखिरी तैराकी जब मेरी हड्डियां धीरे धीरे सड़ रही थी और पत्थर जैसी बनती जा रही थी। मुझे पता था कि मेरा अंत करीब है और मैंने ऐसा तरीका चुना था जिससे किसी और को परेशानी ना हो। और अब मैं यहां था, एक मोटेल के कमरे में, बिल्कुल अकेला। घड़ी की टिक टिक को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था और ये सोचने से बच रहा था कि मेरे 10 दिन पूरे होने पर क्या होगा। अगले दिन मैं तुरंत काम पर लग गया। मैंने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और तय किया कि नोटबुक में बचे हुए सवालों के जवाब ढूंढूंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार था। कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए था। आखिर किसी ना किसी तरह चीजें सुलझ ही जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, उस बूढ़े आदमी ने मुझे मारा ही क्यों था। मैं चिंता, बेबसी और असफलता के एक अंतहीन चक्र में फंस गया था। मैंने उसकी कार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नष्ट हो चुकी थी। मैंने उसके रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई करीबी परिवार नहीं था। उसके बारे में पोस्ट करने वाले लोग बस उसके दोस्त और जान पहचान वाले थे। मैंने मोटेल के वाईफाई से उनमें से कुछ लोगों को मैसेज भेजे, लेकिन या तो उन्होंने जवाब नहीं दिए या उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मैंने उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने उसकी बंदूक के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी रजिस्टर्ड नहीं थी और उसका सीरियल नंबर मिटा दिया गया था। मैं ये तक पता नहीं लगा सका कि गोलियां कहां से आई थीं और उसने मुझसे माफी क्यों मांगी थी और मेरे लिए पैसे क्यों छोड़े थे। बार बार मेरे दिमाग में बस उसके डफल बैग और उसकी खुदाई की बात आ रही थी। इसके पीछे कोई वजह जरूर थी। रातें अब और भी खराब होती जा रही थी। मुझे बीती हुई चीजों की छोटी छोटी झलकियां दिखाई देने लगी थी। मोटेल के कमरे में रोना, पुलिस स्टेशन की ओर भागना, नोटबुक के पन्ने फाड़ना और अपने चेहरे को तब तक नोचना जब तक खून ना निकल आए। हताशा, निराशा, बेबसी, हर झलक और हर सपने के साथ मुझे समझ आने लगा कि ये सब कितना बेकार था। हर थॉट, हर आइडिया, हर कोशिश मैं पहले ही कर चुका था। मैं बस वही चीजें दोहरा रहा था। मैं खुद के खिलाफ एक दौड़ में था और कुछ भी बदल नहीं रहा था। 5वें दिन मैं फिर से उसी मैदान में लौट गया। अपने कदमों का पीछा करते हुए मुझे पता चला कि वो जगह उस रात उसकी कार जहां खड़ी थी उससे काफी पास थी। आसपास की जमीन ज्यादातर पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी, लेकिन उस मैदान की मिट्टी नरम और खोदने लायक थी। मेरे हिसाब से सबसे समझदारी वाली बात यही थी कि वो वहां किसी चीज की खुदाई कर रहा था। वो क्रॉस अब भी वहीं लगा हुआ था। मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। जब मैंने उसे लगाया था तब मैं क्या सोच रहा था। उस रात मुझे और भी चीजें दिखाई देने लगी। सिर्फ बीती हुई बातें नहीं, बल्कि वो चीजें भी जो भविष्य में होने वाली थी, कई साल बाद की। उसी मैदान में जागना जहां वो क्रॉस समय के साथ सड़ गल चुका होगा। बगल में रखा एक छोटा सा बैग, जैसे किसी का स्वागत करने के लिए छोड़ा गया हो। और वो सूरजमुखी अब भी वहीं होंगे। कारें अलग दिखेंगी, ज्यादा साफ, ज्यादा शांत। समय के साथ सड़कें टूटने लगेंगी, सूरज और गर्म हो जाएगा। मैं हजारों बार वही पहली सांस लूंगा। बार बार मैं खुद से वही सवाल पूछूंगा। मैं वही कोशिश करूंगा और उन्हीं नतीजों पर पहुंचूंगा। इससे पहले कि मैं और आगे देख पाता, मैंने खुद को जबरदस्ती जगा लिया। मैं ये सब नहीं देखना चाहता था। मैं ये सब जानना भी नहीं चाहता था। समय लगातार बीत रहा था। 6ठे दिन तक
मैं पूरी तरह हार मान चुका था। मैं मोटल के कमरे में पड़ा रहता, टीवी देखता और सामने वाले सुपरमार्केट से खरीदे बासी चिप्स खाता रहता। 10-10 मिनट की झपकियों और अचानक आने वाले अस्तित्व के डर के बीच मैं झूलता रहा। मेरा दिल सीने में बेकाबू होकर धड़कता था और सांसें भारी हो जाती थी। मेरे दिमाग के किसी कोने में वो घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। सब खत्म होने वाला था। मैं अपने बाल नोचने लगा। मैं सिकुड़कर बाथरूम के फर्श पर लेट गया और तब तक पड़ा रहा जब तक पानी ठंडा नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही मैं आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करता, मुझे फिर वही पहली सांस सुनाई देती, बार बार। और हर बार मैं उसी डरावनी सच्चाई तक पहुंचता और फिर सब खत्म हो जाता। फिर खत्म होता, फिर खत्म होता, फिर खत्म होता। छठे दिन की रात तक मैं लगभग मरे हुए इंसान जैसा हो चुका था। मैं बस फर्श पर नंगा पड़ा हुआ था। मैं 7वें दिन के बारे में बात नहीं करना चाहता। हालात और खराब हो गए थे और मैंने बहुत सी ऐसी चीजें की जिन पर मुझे गर्व नहीं है। इसलिए मैं सीधे 8वें दिन पर आता हूं। 8वें दिन मैं शहर के बीच वाले इलाके में टहलने निकल गया। एक कोने पर बने पब में मैंने दोपहर का खाना खाने का फैसला किया। संयोग से उसी समय 2 पुलिस अधिकारी पब के अंदर आ गए। वो आपस में बातें कर रहे थे और अनजाने में मैं उनकी बातें सुनने लगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता, उनमें से एक ने कहा। किसी आदमी की अपनी ही हड्डियां उसके डफल बैग में कैसे हो सकती हैं? यही तो बात है, दूसरे ने कहा। शायद उसका कोई जुड़वा भाई रहा होगा। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। तो इतने सालों तक 2 लोग थे और किसी को पता ही नहीं चला। किसी अजीब फिल्म जैसा मामला लगता है। वो अधिकारी हंस पड़ा। हड्डियां, डफल बैग, ये कोई अहम सुराग था। वो उसी आदमी की बात कर रहे होंगे। मैं जल्दी जल्दी मोटेल लौट आया। जिस रात उसने मुझे मारा था वो खुदाई कर रहा था। उसने मेरे लिए बंदूक, गोलियां, पैसे और एक माफी का मैसेज छोड़ा था और अब उसके डफल बैग में उसकी ही जैसी हड्डियां मिली थी। लेकिन अगर वो उसका जुड़वा भाई नहीं था तो क्या वो उसका ही एक और वर्जन था, या शायद वो खुद किसी और का वर्जन था। मैंने उसी दिन एक फावड़ा खरीदा और वापस उस मैदान में पहुंच गया जहां मुझे दफनाया गया था। वहां मैं खुदाई करने लगा और गहराई तक खोदता चला गया। शायद कोई वजह थी कि मुझे उथली कब्र में दफनाया गया था। शायद उसके नीचे कुछ और था। मैं तब तक खोदता रहा जब तक मांसपेशियां दर्द से नहीं भर गईं और फेफड़े जलने नहीं लगे। मैंने पूरी दोपहर अलग अलग जगह खुदाई की और आखिरकार मुझे कुछ मिला। करीब 5 फुट नीचे एक बॉडी बैग था। उस पर रसायन डाले गए थे, लेकिन उसकी गंध पहचानना मुश्किल नहीं था। उसके अंदर एक लाश थी। उसे खोलने से पहले ही मुझे पता था कि मैं क्या देखने वाला हूं। जिप खोलना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो खुल गई और मेरे शरीर की हर भावना जैसे एक साथ जाग उठी। अपने ही चेहरे को हाथ में लेना एक अजीब एहसास होता है। अपने ही बंद आंखों को देखना, अपने ही बालों को सहलाना, वो छोटे निशान और खामियां जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं। बस एक चीज अलग थी, गोली का छेद। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं सब समझ चुका था। एक राह चलते सुनी हुई बात से मैंने पूरी पहेली सुलझा ली थी। एक वजह थी कि उस आदमी का घर इतना खाली था। एक वजह थी कि वो 70 साल का होकर भी 50 का दिखता था। वो भी इस सब से गुजर चुका था। वो मुझसे पहले इस चक्र का हिस्सा था। मुझे मारकर और अपनी जगह जमीन में सुलाकर उसने शायद इस चक्र को तोड़ दिया था। इसका मतलब इस चक्र का एक अंत था। इसीलिए उसने माफी मांगी थी। इसीलिए उसने सड़क किनारे एक अनजान इंसान को मार दिया था।
जब तक कोई उसकी जगह नहीं लेता ये खत्म नहीं होता। अगर मैं नहीं तो कोई और होता। इसका मतलब था कि अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं इस बुरे सपने को बार बार जीता रहूं या इसे खत्म कर दूं। मैं अपने बाद आने वाले किसी भी रूप को इस चक्र से बचा सकता था। मैं ऐसा कर सकता था। उस रात हाथों और घुटनों से मिट्टी धोने के बाद मेरे सपने बदल गए। मुझे फिर वही पहली सांस लेते हुए महसूस हुआ, लेकिन इस बार मैं बिना तारों वाले आसमान के नीचे जागा, जहां सूरज फीका पड़ चुका था और चांद पहले से कहीं ज्यादा करीब दिखाई दे रहा था। मैं धरती की गड़गड़ाहट सुन सकता था, जबकि विशालकाय आकृतियां क्षितिज की ओर उठ रही थी। मैं रेगिस्तान जैसी बंजर दुनिया में इंसानों जैसी आकृतियां को भटकते देखता, जो आसमान की ओर हाथ बढ़ाकर मौत की भीख मांग रही थी, ठीक मेरी तरह इस चक्र के अंत के लिए रो रही थी। लेकिन फिर और भी पहली सांसें आती। कुछ में मैं आग के तूफान के बीच जागता और जलकर मर जाता। कुछ में मैं मोटी बर्फ के नीचे दम घुटते हुए जागता। कुछ में मुझे अमानवीय जीव जमीन से बाहर खींचते, टुकड़े टुकड़े करते और खा जाते, जैसे मैं कोई खाना हूं। और ये चक्र चलता रहता, जिंदगी को उस सपने के टूटे हुए डरावने प्रतिबिंब में बदलते हुए, जैसा मुझे हमेशा बताया गया था। धर्म, समाज और लोगों द्वारा गढ़ी गई उम्मीदें और झूठ, यही थी असली जिंदगी। निर्दयी, बेरहम, असली सच्चाई। फिर एक समय ऐसा आता जब हवा ही नहीं बचती, फिर मिट्टी भी नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता। एक असंभव ठंड मेरी जमती हुई त्वचा को चीरती हुई गुजरती। मेरी आंखें खुली होती, लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं होता, और सिर्फ मेरे कानों के पर्दों के फटने की आवाज सुनाई देती। हर 10 दिन बाद मैं पहली सांस लेने में असफल हो जाता। 9वें दिन मैं चीखते हुए जागा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे इस चक्र को तोड़ना ही था। किसी न किसी को उस खाली जगह में मेरी जगह लेनी ही पड़ती। अब मैं समझ सकता था कि उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया था, और मैं भी बिना हिचकिचाहट वही करने को तैयार था। मैंने बंदूक, गोलियां और फावड़ा उठाया और उस मैदान की ओर चल पड़ा। उस बूढ़े आदमी के पास तो सिर्फ हड्डियां बची थी, लेकिन मेरे पास पूरी लाश थी जिसे मुझे संभालना था। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसे खुले में भी छोड़ सकता था, और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी परवाह करने का समय आता, मैं जा चुका होता और ये चक्र टूट चुका होता। इसलिए मैं भी उसी तरह सड़क किनारे इंतजार करने लगा, जैसे उसने किया था। मैं अपनी पुरानी लाश को पहले ही जमीन से निकाल चुका था और उसे कहीं और ले जाने के लिए तैयार कर दिया था। मैं ये सब दिन की रोशनी में नहीं करना चाहता था, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं मरने वाला हूं। मैं बस उस भविष्य से बचना चाहता था जो मेरा इंतजार कर रहा था। कई कारें मेरे पास से गुजरी। कुछ लोगों ने हॉर्न बजाया, जबकि कुछ जानबूझकर गड्ढों में भरे पानी को मेरी तरफ उछालते हुए निकल गए। शाम के खाने का समय होने तक कोई नहीं रुका। फिर एक भला इंसान रुका, एक पिकअप ट्रक। मैरी एन। नहीं, मैंने धीरे से बुदबुदाया, बस आगे बढ़ जाओ प्लीज, तुम नहीं। लेकिन देर होती जा रही थी। क्या मैं किसी और का इंतजार करने का जोखिम उठा सकता था? उसने मुस्कुराते हुए पैसेंजर वाली खिड़की नीचे कर दी। उसका रेडियो बंद हो गया। अरे, तुम फिर से यहां? इस बार कैसी मुसीबत ढूंढ रहे हो? वो हंसकर बोली। मैं ठीक हूं, आप आगे जा सकती हैं। ठीक हो? उसने हंसते हुए कहा। तुम फिर वहीं खड़े हो जहां पहले थे। कहीं दोबारा लूट तो नहीं लिए गए? नहीं, इस बार नहीं। तो फिर यहां क्या कर रहे हो?
मेरा हाथ बंदूक पर था। आसपास कोई नहीं था। वो थोड़ा आगे झुकी हुई थी और मेरे पास उसके सर पर साफ निशाना था। मुझे बस हाथ उठाना था, ट्रिगर दबाना था और सब खत्म हो जाता। सब कुछ बहुत आसान था। क्या मैं ये मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि उसे कुछ और समय मिल जाए? आखिर इससे क्या फर्क पड़ता? और अगर मेरा अगला वर्जन भी इसी नतीजे पर पहुंचा तो उसे ट्रिगर दबाने से कौन रोकता? या तो मैं अभी करता या फिर मेरा कोई अगला रूप बाद में करता। और अगर वो नहीं तो कोई और। क्या इससे फर्क पड़ता था कि वो कौन है? मैं तो तब तक यहां रहने वाला भी नहीं था। मैं खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा था। मेरा हाथ कांप रहा था। वो थोड़ा और झुककर बाहर देखने लगी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैं समझ सकता था वो मेरी चिंता कर रही थी। देखो, मैं ये दिखावा नहीं करूंगी कि मुझे तुम्हारी हालत समझ आती है, लेकिन मैं देख सकती हूं कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है और मैं ये समझती हूं। लेकिन जानते हो, जब मैं खुद बुरा महसूस करती हूं तो क्या करती हूं? उसने अपने ट्रक के दरवाजे पर हाथ थपथपाया। मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो शायद किसी और की मदद कर सकते हो। दिल को सुकून मिलता है, समझे? उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं यहां रुककर कोशिश ना करता तो मैं ये पहेली कभी नहीं सुलझा पाता। ये मेरी बुद्धिमानी, ताकत या किसी खास हुनर की वजह से नहीं हुआ था। ये बस किस्मत थी जो दो पुलिस वालों की बातचीत के रूप में मेरे सामने आ गई थी। तो शायद ये जरूरी नहीं था कि मुझे अभी और इसी पल कोई सॉल्यूशन दिखाई दे। हो सकता है कहीं और, किसी और समय पर कोई सॉल्यूशन मेरा इंतजार कर रहा हो। शायद मैं उसे देख ना पाऊं, लेकिन मेरा अगला रूप देख ले। और फिर अगर मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो ये कौन कह सकता था कि मैं उसे रोक नहीं सकता? यह सब पूरी तरह पहले से निर्धारित नहीं हो सकता था, वरना मैं पहले ही नोटबुक में इसके बारे में खुद को बता चुका होता। मुझे विश्वास करना ही था कि कोई बेहतर रास्ता मौजूद है, कि कहीं ना कहीं कोई समाधान है और एक अच्छा अंत भी है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। मैंने बंदूक से अपना हाथ हटा लिया। मुझे बस एक काम करना है। क्या आप मुझे कुछ मिनट दे सकती हैं? जरूर, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। मैं दौड़ता हुआ वापस उस मैदान में पहुंचा और क्रॉस पर एक नोट लगा दिया। मेरे अगले रूप को अब एक वेलकम नोट मिलेगा। मैं मैरिएन के साथ वापस शहर लौटा और उसने फिर से अपने बेटे का कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया। मैं मना नहीं कर सका। मैंने उसका कंप्यूटर मांगा और इसी वजह से मैं ये सब लिख रहा हूं। मुझे ये सब कुछ इस तरह लिखना है कि मेरा अगला रूप इसे समझ सके, और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। तो अगर मैं ही ये पढ़ रहा हूं तो हेलो, मुझे खुशी है कि तुम्हें वो नोट मिल गया। उम्मीद है इससे तुम्हें कुछ बातें समझ आई होंगी। शायद तुम अगले आने वाले के लिए हालात बेहतर बना सको। मेरे जोड़ अकड़ने लगे हैं और मेरा दिल भी धीमा पड़ रहा है। अजीब बात है, लेकिन ये थोड़ा सुकून देने वाला लगता है। सारी चिंताएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, लेकिन ये चक्र चलता रहेगा। मैं जल्दी ही चला जाऊंगा और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि मैरिएन मुझे न ढूंढ पाए। मैंने मोटेल में फ़ोन करके कह दिया है कि मैं जल्द लौटूंगा और कमरा मेरे लिए रखा जाए। मेरे पास उसके लिए पैसे हैं, कम से कम कुछ समय तक तो हैं। निराश होना बहुत आसान है और ये भूल जाना भी कि हमारी नज़र कितनी सीमित है। हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना हमारी आंखें देख सकती हैं, और उतना ही सुन सकते हैं जितना हमारे कान सुन सकते हैं। जो आज अंतहीन अंधेरा लगता है, वही कल सुबह एक गर्म रोशनी बन सकता है।
कभी कभी हमें बस उम्मीद बनाए रखनी होती है, डटे रहना होता है। जो सबसे अच्छा हम कर सकते हैं वो करना होता है, और फिर भरोसा रखना होता है कि आगे चीजें जैसे होने होंगी वैसे ही होंगी। इसके लिए बहुत बुद्धिमान या बहुत मजबूत होना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी बस सही समय पर सही जगह होना काफी होता है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने घंटे बचे हैं। खुद को घंटों में मापना बहुत अजीब लगता है। शायद अच्छा भी है कि मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। अब मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूं और देखूंगा कि मैं कितनी दूर तक जा पाता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।